नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 6 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस ने गोबर खरीदने की गारंटी दी थी, कंपोस्ट खरीदने की नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने गोबर खरीदने की गारंटी दी थी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेताओं ने प्रदेश में हर मंच से कहा था कि सरकार बनने के बाद किसानों से वह 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे, और अब 2 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद सरकार कह रही है कि वह गोबर नहीं कंपोस्ट खरीदेगी। क्या सरकार में बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य लोगों को गोबर और कंपोस्ट के बीच का अंतर नहीं समझते हैं? गोबर से कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है और कितने गोबर से कितनी कंपोस्ट बनती है, यह बात सरकार में बैठे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रदेश के किसान जानते हैं। एक तरफ देश में जीरो बजट खेती के लिए केंद्र सरकार योजनाएं ला रही है, दूसरी तरफ सरकार किसानों से बना बनाया कंपोस्ट सस्ते दामों में खरीदना चाहती है। जब किसान अपने गोबर से कंपोस्ट बना लेगा तो फिर उसे कंपोस्ट को 3 रुपए प्रति किलो बेचने की आवश्यकता क्या है? इतनी मेहनत के बाद तैयार कंपोस्ट को खरीदने के लिए 3 रुपए की कीमत लगाना सरकार की संवेदनहीनता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के सारे फैसले हास्यास्पद होते हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने के ही प्रयास करती है। बाकी की गारंटियों की तरह ही सरकार अब गोबर खरीद की गारंटी की भी खाना पूर्ति करना चाहती है। देश भर में हिमाचल सरकार और कांग्रेस की गारंटियों की वजह से हुई किरकिरी से कांग्रेस की पूरी पार्टी ही बैकफुट पर है, जिससे कारण मुख्यमंत्री को आलाकमान की तरफ से फटकार भी लगाई जा चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अब सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि गारंटी देने के पहले ही विचार करना चाहिए। हिमाचल के वर्तमान हालात के कारण पूरे देश में हो रहे चुनावों में कांग्रेस की किरकिरी हुई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विधान चुनाव में कांग्रेस के नेताओं का लोगों के बीच जाना मुश्किल हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री पर दबाव है, इसलिए वह चुनाव के पहले गारंटी पूरी करने का दावा कर अपनी पीठ थपथपवाना चाहते हैं। इसलिए फिर से प्रदेश के लोगों के साथ ठगी करने की योजना बना रहे हैं। समाचार नंबर 2। 2 साल के लिए होमगार्ड भी देंगे एसडीआरएफ में सेवाएं। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश के संवेदनशील राज्यों में शामिल है। इसके दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में संपूर्ण प्रतिक्रिया प्रबंधन को अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अधीन किया जाएगा। इससे किसी भी आपातकालीन और आपदा की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। इसके साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए होमगार्ड को 2 वर्ष की अवधि के लिए एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार एसडीआरएफ को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत कर रही है। आपातकालीन स्थितियों में जानमाल की क्षति में कमी लाने के लिए इस प्रणाली को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और राज्य सरकार इन घटनाओं में कमी लाने के दृष्टिगत कार्य कर रही है। मंडी, कुल्लू और शिमला जिला में बादल फटने की घटनाओं के बाद 1 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने एक बैठक आयोजित कर वरिष्ठ अधिकारियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं में अमूल्य जीवन बचाने और अन्य क्षति को कम करने के लिए एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जानमाल की भारी क्षति होती है और इससे लोगों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्थानीय लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। इन आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण अधोसंरचना की क्षति होती है, जिसे पुनः स्थापित करने में काफी समय लग जाता है और राज्य में विकास की गति भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि कृषि योग्य भूमि में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश में पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने, भूकंपरोधी अधोसंरचना निर्मित करने और लोगों को जागरूक करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक आपदा प्रदेश के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न करती है। इससे पर्यावरण की भी क्षति होती है और लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियां बाधित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीव्र, एकीकृत और सुदृढ़ प्रतिक्रिया प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है। समाचार नंबर 3। शिमला क्राइम शाम को निकली थी, रात भर घर नहीं लौटी बेटी, शिमला में 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म। शिमला में 9वीं कक्षा की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता बिना बताए घर से निकली थी। इस दौरान एक युवक ने छात्रा को बहला फुसलाकर पीड़िता को अपने पास बुलाया। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आरोपी के आवास में पहुंचे और पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता की मां ने आरोपी के विरुद्ध उसकी बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। एएसपी शिमला नवदीप सिंह का कहना है, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) व पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और शिमला में नाई की दुकान में काम करता है। पीड़िता से दुराचार का मामला पुलिस थाना छोटा शिमला के एक क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। 5 नवंबर की शाम को वह बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। रात भर उसकी बेटी घर नहीं आई। उन्होंने कई जगहों पर बेटी की तलाश की, जिसके बाद उनकी बेटी मिली। पीड़िता की मां ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी कपिल नामक युवक के साथ थी और उसने बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए। दुष्कर्म की बात सुन परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। समाचार नंबर 4। सेब के बागीचे में केसर की महक, दयोल के रिटायर कर्मचारी ने कर दिया कारनामा। बेशक हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्र भरमौर में केसर की खेती के प्रयास में जुटा हो, लेकिन होली तहसील के दयोल गांव में एक रिटायर कर्मचारी ने यह अनूठा कारनामा कर दिखाया है। गांव के ब्राह्मणन ने अपने सेब के बागीचे में केसर तैयार कर सबको हैरत में डाल दिया है। उन्हें केसर की खेती करने का आइडिया जल शक्ति विभाग में सेवाएं देने के दौरान ही आया था। अपने स्तर पर ही खेती संबंधी जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने केसर का बीज जम्मू कश्मीर से लाया और फिर खेती करने में जुट गए। ब्राह्मणन ने बताया कि 1 बीघा जमीन पर वह पिछले 2-3 वर्षों से केसर की खेती कर रहे हैं और इसके बेहतर परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में वह केसर एकत्रित कर रहे हैं और खरीददार घर से ही ले जाते हैं। ब्रहानंद जल शक्ति विभाग से बतौर बेलदार सेवानिवृत्त हुए हैं। वह हींग की खेती भी कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। समाचार नंबर 5। प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला, अमान्य विवाह से पैदा बच्चों का भी दर्ज होगा रिकॉर्ड।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि अवैध संबंधों अथवा अमान्य वैवाहिक संबंधों से पैदा हुए बच्चों का पंजीकरण करने से इनकार करना गैरकानूनी है। कोर्ट ने नाबालिग बच्चों की ओर से दायर याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जीवित प्राणी हैं। इस तथ्य को कानून में स्वीकार किया जाना चाहिए, इसलिए उनके नाम संबंधित पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के नाम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुरूप होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखा गया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के माता पिता के बीच विवाह विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के मद्देनजर पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के नाम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जा सकते हैं, स्पष्ट रूप से गलत धारणा है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(1) के महत्व का उल्लंघन करता है। मामले के अनुसार 3 नाबालिग बच्चों, जिनकी उम्र क्रमश 12, 9 और 5 वर्ष है, ने अपनी मातृ प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से याचिका दायर कर प्रतिवादियों को पंचायत रिकॉर्ड यानी जन्म रजिस्टर और परिवार रजिस्टर में उनके नाम दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। Presenting Boya BY-M1 Omnidirectional Lavalier Condenser Microphone in black. This is an omnidirectional lavalier microphone is designed for smartphones, DSLR, camcorders, audio recorders and PCs. It has a high quality condenser and an audio cable of 20 feet. This is a small and compact microphone that is easy to clip and perfect for video use. It is perfect for video use with Omni pickup pattern for full 360-degree coverage, super sound for presentations and video audio recorders. It has easy to use on and off buttons. This product comes with standard brand warranty. Pay online using debit or credit card and net banking. For EMI options, replacement policy and further information, visit the product detail page. समाचार नंबर 6। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, सहकारी समितियों में पारदर्शिता बढ़ाएगी सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का पूर्ण कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। पहले चरण में लगभग 870 समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और उनकी आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ता से कार्य कर रही है। इस दिशा में विभाग द्वारा अनेक पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सहकारिता के क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अनेक सहकारी समितियां सराहनीय कार्य कर रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस बैठक में सचिव सी पालरासु, रजिस्ट्रार डा राजकृष्ण पृथ्वी आदि अधिकारी उपस्थित थे। समाचार नंबर 7। हर महीने 500 करोड़ राजस्व जोड़ रहा विभाग मार्च 2025 तक जुटाने हैं 6,500 करोड़। विशेष संवाददाता शिमला। आबकारी कराधान विभाग ने बीते 7 महीने में 56% लक्ष्य हासिल कर लिया है। विभाग को मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला है और इसमें से विभाग ने अभी तक 3,654 करोड़ 59 लाख का राजस्व जुटा लिया है। विभाग औसतन हर महीने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व जुटा रहा है और इस समय राज्य सरकार के खजाने भरने में सबसे बड़ी भूमिका आबकारी कराधान विभाग की ही है। अकेले अक्टूबर महीने में विभाग ने 542 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। अक्टूबर और नवंबर में त्योहारी सीजन की वजह से वाहनों और आभूषण की बम्पर खरीद हुई है, जबकि नवंबर में राजस्व बढ़ोतरी में शादियों की भूमिका अहम रहने वाली है।
आबकारी कराधान विभाग ने नवंबर महीने में 500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व जमा होने की संभावना जताई है। विभाग को अगले 5 महीनों में 2,846 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाना है और इसके लिए हर महीने औसतन राजस्व 500 से 600 करोड़ रुपए के बीच रहना आवश्यक है। आबकारी कराधान विभाग ने अधिकारियों को प्रशिक्षित कर फील्ड में ड्यूटी संभालने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कारोबारियों से भी उपभोक्ताओं को जीएसटी सहित पक्का बिल देने का आह्वान किया है। नवंबर के शुरुआती हफ्ते में गाड़ियों और आभूषणों की बड़ी बिक्री से जीएसटी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, पिछले साल से 9% आगे। विभाग ने बीते 7 माह के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं और इनमें 308 करोड़ रुपए की बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक विभाग 3,654 करोड़ 49 लाख रुपए का राजस्व जुटा चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 9% अधिक है। विभाग की इस कमाई में जीएसटी के माध्यम से 1,821 करोड़ जबकि आईजीएसटी से 2,006 करोड़ 11 लाख रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। 7 महीनों की इस कुल कमाई में से रिकवरी के तौर पर 173 करोड़ 60 लाख रुपए केंद्र को लौटाने पड़े हैं। इस वजह से प्रदेश में कुल कमाई का आंकड़ा 3,654 करोड़ 49 लाख पर ठहर गया है। विभाग ने दावा किया है कि 31 मार्च तक तय लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। तय समय में पूरा करेंगे टारगेट। आबकारी कराधान विभाग के राज्य आयुक्त यूनुस के अनुसार आबकारी कराधान विभाग राजस्व बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जबकि कारोबारियों को भी जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके परिणाम राजस्व बढ़ोतरी के रूप में अब तक देखने को मिला है। आबकारी कराधान विभाग भविष्य में तय लक्ष्य को हासिल करके रहेगा। अक्टूबर राजस्व में बढ़ोतरी के साथ खत्म हुआ है। अब विभाग की नजरें नवंबर के टारगेट पर हैं। समाचार नंबर 8। हिमाचल न्यूज। पर्यटन निगम आउटसोर्स पर रखेगा टेक्निकल कर्मचारी। स्टाफ की कमी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में टेक्निकल स्टाफ की भर्ती आउटसोर्स के आधार पर होगी। इस भर्ती के लिए निदेशक मंडल की बैठक में मंगलवार को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता टूरिज्म के कैबिनेट रैंक चेयरमैन एवं विधायक आरएस बाली ने की। आरएस बाली ने कहा कि पर्यटन निगम में फूड कंट्रोलर, F&B मैनेजर और हाउसकीपिंग मैनेजर जैसे कई तकनीकी पद खाली हैं, जिन्हें आउटसोर्स आधार पर हायर किया जाएगा। यह भी फैसला हुआ कि ज्यादा टूरिस्ट वाले कुल्लू मनाली रीजन में होटल सिल्वर इन कुल्लू, नग्गर कैसल, रोहतांग रोनाल्सो, क्लब हाउस मनाली को करोड़ों रुपए की लागत से रिनोवेट किया जाएगा। क्लब हाउस मनाली में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए टेंडर किए जा रहे हैं। निदेशक मंडल ने शिमला के होटल हॉलिडे होम के साथ जमीन पर HPTDC का कारपोरेट ऑफिस बनाने का भी फैसला किया, जिसके लिए DPR और मैप बनाने के आदेश दिए गए। यह भी निर्णय हुआ कि ADB के तहत नगरोटा के रजियाना में बने आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर को अब पर्यटन निगम चलाएगा। आरएस बाली ने कहा कि पहली बार ट्रैवल मैनेजर कंपनी के साथ पर्यटन निगम एक एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके तहत निगम को कंपनी एडवांस में ही बाद में बुक होने वाले कमरों की पेमेंट कर देगी। इससे करोड़ों रुपए एडवांस में आ जाएंगे। इस बैठक में पर्यटन निगम के होटल के लिए सेंट्रल बाइंग यूनिट बनाने का भी फैसला लिया गया। इसके लिए पर्यटन निगम के MD को 10 दिन में रोड मैप बनाने को कहा गया है। आरएस बाली के साथ प्रेस वार्ता में पर्यटन निगम के MD राजीव कुमार और अन्य निदेशक भी मौजूद थे। कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं। हिमाचल और हिमाचल से बाहर पर्यटन निगम के पास कुल 60 होटल या रेस्टोरेंट है। इनमें से 35 घाटे में चल रहे हैं। आरएस बाली ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 1972 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड देखें तो 90% समय ये यूनिट घाटे में ही थे। इसकी एक वजह यह भी है कि पर्यटन निगम सरकार की और लाइबिलिटी भी उठाता है। दूसरा, कर्मचारियों के एरियर के तौर पर पिछले 7 साल में काफी भुगतान करना पड़ा है। इसके बावजूद पर्यटन निगम में सब ठीक है और कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है। तरुण श्रीधर ने सरकार से एक पैसा नहीं लिया। पर्यटन निगम की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी के बारे में पूछने पर आरएस बाली ने कहा कि पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर को उन्होंने ही सबसे पहले अप्रोच किया था। उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव है और वह सरकार के काम के सुझाव दे सकते हैं। वह लंबे समय तक टूरिज्म को चला चुके हैं।
श्री बाली ने कहा कि तरुण श्रीधर ने इस जिम्मेदारी के बदले 1 रुपए भी राज्य सरकार से नहीं लिए। Presenting the TP-Link TL-WA850RE-N300 wireless range extender that is designed to extend the coverage and improve the signal strength of an existing wireless network. With up to 300 Mbps speed at 2.4 GHz, the extender lets you download and upload with high speed without interruptions. It comes with 2 internal antennas and a range extender mode to boost the wireless signal and extend the Wi-Fi coverage to previously unreachable spots, eliminating dead zones. The miniature size and wall-mounted design of this wireless range extender makes it easy to deploy and move flexibly. It needs no new wires or cables to set up. It can be set up anywhere within the range of your existing wireless network to extend the wireless coverage at a push of the WPS button. It also comes with a smart signal indicator light with an included night mode. The Tether app allows easy access and management of this wireless range extender using any mobile device. N300 comes with an Ethernet port that allows the extender to function as a wireless adapter to connect wired devices. The N300 wireless range extender comes with a quick installation guide included in the box. The product comes with standard brand warranty. For EMI options, refer to product detail page. Pay online using debit or credit card and net banking. 10 days replacement policy for damaged or defective product. For further information, visit the product detail page. समाचार नंबर 9। HRTC हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने भैया दूज पर बनाया कमाई का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपनी कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहली बार निगम की बसों से इतनी ज्यादा कमाई एक दिन में हुई है जितनी आज तक कभी नहीं हुई। सालों से यहां HRTC यात्रियों को सेवा दे रही है, मगर कभी भी एक दिन में निगम की इतनी कमाई नहीं हुई जितनी इस बार भैया दूज के दिन हुई है। इतना ही नहीं, भैया दूज के दिन जहां 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को 78 लाख का फ्री सफर भी करवाया गया, वहीं रविवार का दिन था जिसमें इतनी कमाई नहीं हो सकती थी। बावजूद इसके HRTC ने भैया दूज के दिन अपनी बसों से 3,10,36,000 रुपए की इनकम अर्जित की है। यदि महिलाओं को इस दिन फ्री यात्रा नहीं होती तो यह आंकड़ा 4 करोड़ छूट सकता था। ऐसा HRTC के इतिहास में पहली बार हुआ है और इसके पीछे भी कई कुछ कारण हैं जिस वजह से उसकी एक दिन में इतनी ज्यादा कमाई हुई है। HRTC ने इस बार भी दीपावली में पहले की तरह स्पेशल बसें चलाई थीं, मगर इस बार बसों की संख्या ज्यादा थी तो वहीं यात्रियों की संख्या कहीं ज्यादा थी, मगर दीपावली से पहले चलाई स्पेशल बसों से भी यह कमाई एक दिन में लगभग 2,98,00,000 रुपए तक पहुंची। दीपावली के बाद जब लोगों को वापस अपने कार्यस्थल पर आना था और रविवार के दिन भैया दूज का त्योहार था ही, साथ ही अगले दिन सोमवार से ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तो ऐसे में रविवार के दिन 3,10,36,000 तक HRTC की कमाई पहुंच गई। इस दिन जो कमाई हुई है उसमें आम दिनों की अपेक्षा 41.35% का इजाफा बताया जा रहा है। 31 अक्टूबर को दीपावली वाले रोज HRTC की कमाई के आंकड़े बताते हैं कि इस दिन उसे 1,30,82,301 रुपए की इनकम हुई। वहीं 1 नवंबर को यह कमाई 1,96,53,651 रुपए की थी। इसी तरह 2 नवंबर को शनिवार के दिन उसकी कमाई 2,21,77,612 तक पहुंची, क्योंकि इस दिन लोग त्योहार मनाकर वापस लौटे। 3 नवंबर रविवार को उसने सीधे 3,10,36,000 रुपए की इनकम अर्जित कर ली है। HRTC ने दीपावली से पहले और दीपावली के बाद अपनी स्पेशल बसें चलाई थीं। 155 स्पेशल बसें अलग अलग जिलों से चलाई गई। ये बसें चंडीगढ़ व दिल्ली के लिए चलाई गईं। वहीं बद्दी से भी ज्यादा संख्या में बसों का संचालन किया गया। बड़ी संख्या में यात्रियों ने HRTC की बसों का फायदा उठाया। इन बसों की ऑनलाइन बुकिंग पहले से हो गई थी। निगम प्रबंधन भी खुश। एक दिन की रिकॉर्ड कमाई को लेकर HRTC प्रबंधन बेहद खुश है। फील्ड के अफसरों व कर्मचारियों को इसका श्रेय दिया गया है। बेहतर प्रबंधन इस दौरान सुनिश्चित किया गया, जिससे कमाई में इजाफा हुआ है।
निगम की इनकम प्रति किलोमीटर 40 से 42 रुपए आकी जाती है, मगर 3 नवंबर को प्रति किलोमीटर आय 52.6 रुपए तक आकी गई है। समाचार नंबर 10। पांवटा में थाना प्रभारी लाइन हाजिर, ठगी के आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप। पुलिस अधीक्षक सिरमौर की ओर से पुलिस थाना पांवटा साहिब प्रभारी का अचानक नाहन पुलिस लाइन स्थानांतरण कर दिया है। उनकी जगह माजरा थाना प्रभारी देवी सिंह को पांवटा थाना प्रभारी का जिम्मा दिया है। बता दें कि इन दिनों ठगी के आरोपी 2 लोगों की गिरफ्तारी का मामला सुर्खियों में है। इसके चलते एसएचओ के स्थानांतरण और इस मामले के आईओ को भी बदल दिए जाने पर पांवटा शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि पुलिस अधीक्षक सिरमौर ने स्थानांतरण को रूटीन का हिस्सा बताया है, लेकिन ठगी को लेकर गिरफ्तार 2 आरोपियों के मामले में की गई कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी वीआईपी आवभगत से जुड़े हुए हैं। इस मामले में कांग्रेस के एक नेता ने भी पुलिस के आलाधिकारियों से शिकायत की थी। माना जा रहा है कि उनकी इस शिकायत पर ही पुलिस अधीक्षक ने यह फेरबदल किया है। पांवटा कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष अवनीत सिंह लांबा से संपर्क साधने पर उन्होंने बताया कि वह गिरफ्तार आरोपियों के मामले में अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें आरोपियों की वीआईपी आवभगत की पुख्ता जानकारी मिली थी। इस बारे में पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया गया। अवनीत सिंह लांबा ने कहा कि थाना प्रभारी पांवटा करतार सिंह को नाहन लाइन में, थाना प्रभारी माजरा देवी सिंह को पांवटा थाना तथा एडिशनल एसएचओ नाहन पुलिस थाना अमर दत्त को माजरा थाना प्रभारी तैनात किया है। एसएचओ देवी सिंह ने पांवटा पुलिस थाना में ज्वाइन भी कर लिया है। इस मामले के आईओ को भी बदल दिया है। उन्होंने जनहित में एसपी सिरमौर के इस फैसले का स्वागत किया है। एसएसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने थाना प्रभारी पांवटा के पुलिस लाइन नाहन स्थानांतरण की पुष्टि की है। समाचार नंबर 11। इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस पहुंचाएगी एम्स, सड़कों के लंबे सफर से मिलेगा छुटकारा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में आने वाले समय में एयर एम्बुलेंस शुरू की जाएगी। इसके लिए कार्य योजना बन रही है। जल्द ही एक एक्सपर्ट टीम उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स विजिट पर जाएगी और एयर एम्बुलेंस योजना पर स्टडी कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी आधार पर आगे की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। खास बात यह है कि एयर एम्बुलेंस प्रदेश के दुर्गम इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी और आपात स्थिति में मरीजों को एम्स पहुंचाएगी। यही नहीं, बरसाती मौसम के दौरान प्रदेश में कहीं भी आपदा की स्थिति पैदा होने या फिर कोई घटना व दुर्घटना होने की स्थिति में भी यह एयर एम्बुलेंस मरीजों को एम्स पहुंचाने के लिए मददगार साबित होगी। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स में एयर एम्बुलेंस के लिए टेंडर कर दिया गया है और वहां पर जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध करवाने की तैयारी चल रही है। इसी तरह आगामी समय में बिलासपुर एम्स में भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। यहाँ बता दें कि एम्स में ड्रोन सुविधा भी आरंभ कर दी गई है, जिसके तहत मरीजों के सैंपल जांच के लिए धर्मपुर लैब भेजे जा रहे हैं। एचडीएम कार्य योजना को दिया जाएगा अंतिम रूप। एम्स बिलासपुर के रजिस्ट्रार राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले समय में एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। एक एक्सपर्ट टीम ऋषिकेश एम्स के विजिट के लिए जाएगी और वहां पर की गई प्लानिंग पर स्टडी करेगी कि किस प्रकार से दुर्गम इलाकों में एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी और किस प्रकार से मरीजों को लाभ मिल सकेगा इत्यादि पर एक स्टडी रिपोर्ट बनेगी, जिसके आधार पर एम्स बिलासपुर में एयर एम्बुलेंस सुविधा शुरू करने को लेकर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। एम्स बिलासपुर को चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने के लिए तमाम सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से दी जा रही हैं। Presenting MeWe Play Bluetooth speaker in black. It comes in a size of 7 by 7 by 8 centimeters and weighs 164 grams. The speaker has a stereo mode for HD sound. The MeWe Play portable speaker comes in a sleek design and is powered with 12 hours of playtime. This wireless speaker is Bluetooth enabled for easy connectivity. It is also available in white, green, blue, orange and turquoise. This product comes with standard brand warranty. Pay online using debit or credit card and net banking. For EMI options, replacement policy and further information visit the product detail page. समाचार नंबर 12। किसानों को धान का 36.68 करोड़ भुगतान,
विभाग ने खरीदी 19,752.20 मीट्रिक टन फसल। प्रदेश में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में 10 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किसानों से 19,752.20 एमटी धान की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए केंद्रों में धान और रागी की फसल खरीद की जा रही है। किसानों को धान की फसल का अब तक 36.68 करोड़ का भुगतान जारी किया है। धान और रागी की फसल की खरीद करने के लिए बुकिंग के पोर्टल खोल दिया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 19 धान खरीद केंद्र बनाए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए 7,438 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। 7,438 में से 7,369 पंजीकरण वेरीफाई किए हैं। इसके अलावा 7,326 किसानों को टोकन जारी किए हैं। धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए विभाग ने पोर्टल का लिंक तैयार किया है। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। धान की फसल का 2,320 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य तय किया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 19 मंडियां बनाई गई हैं। मोबाइल फोन से पोर्टल पर करें पंजीकरण। किसानों के पंजीकरण लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर किसानों को धान की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। समाचार नंबर 13। नए ऑफिस में सबसे पहला फरियादी दिव्यांग कर्मचारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू मानवीय सरोकारों को कितनी तवज्जो देते हैं, इसकी एक और झलक देहरा में देखने को मिली। यहाँ एक दिव्यांग कर्मी अपनी समस्या लेकर सीएम से मिला और सीएम ने मौके पर ही उसकी समस्या का समाधान करने के निर्देश दे दिए। बता दें कि देहरा में अपने मुख्यमंत्री ऑफिस में सीएम पहली बार बैठे और कुर्सी पर बैठते ही उनके पास सबसे पहला फरियादी 90% दिव्यांग व्यक्ति आया। भूरी सिंह नाम के उस व्यक्ति के न दोनों हाथ थे न ही दोनों पैर। उन्होंने बताया कि वह सीएचटी के पद पर लंबागांव में कार्यरत हैं, लेकिन वह रहने वाले अमलेला नगरोटा सूरिया के हैं। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। उन्हें आने जाने में 3 बार बस बदलनी पड़ती है और अक्सर टैक्सी लेनी पड़ती है। उनका अकेले रहना असंभव है, इसलिए उन्होंने नगरोटा सूरिया के कथोली में ट्रांसफर करने की मांग की। भूरी सिंह के मुताबिक 30 नवंबर को यहां एक पोस्ट खाली होने जा रही है। भूरी सिंह की समस्या पर मुख्यमंत्री ने इसके समाधान का भरोसा दिया और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।